सभी लोगों का O2 एजुकेशनल सर्विसेज में स्वागत है। आइए हम लोग आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर नॉमेनक्लेचर ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पढ़ते हैं। नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक आप नामकरण नहीं कर पाएंगे, जब तक आप नेमिंग नहीं कर पाएंगे, तो उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिक कंपाउंड को बोल भी नहीं पाएंगे, और जब ऑर्गेनिक कंपाउंड को बोल नहीं पाएंगे तो आपको समझ में भी नहीं आएगा, क्योंकि आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोल बोल के पढ़ना होता है। अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप मन में पढ़ रहे हैं तो यकीन मानिए ये कम समझ में आएगा आपको। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हमेशा बोल के पढ़िए, और बोलने के लिए क्या चाहिए? नाम चाहिए। तो नामकरण करते हैं आज, ठीक है। तो आइए आज हम लोग पढ़ते हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अगर आप कोई टेक्स्ट बुक उठाइए तो उसमें बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन दिए रहते हैं, और जब तक चैप्टर चलता रहता है वो रूल्स रेगुलेशंस हमें याद रहते हैं। लेकिन जैसे ही वो चैप्टर हमसे दूर हो जाता है, यानी जब हम नेक्स्ट चैप्टर पे चले जाते हैं, तो ये जो आपका नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को जो सेट ऑफ रूल्स था वो भूल जाता है। तो मैंने कोशिश की है कि बहुत कम रूल आपको मैं बताऊंगा, और उसी कम रूल से, यानी जो रूल है वो बहुत कम है। हम आपको टेक्स्ट बुक जैसा नहीं पढ़ाने वाले हैं। हम आपको ऐसा नहीं बताएंगे जो टेक्स्ट बुक में दिया रहता है। हम आपको कुछ यूनिक चीज़ें बताएंगे। जैसे कि मान लीजिए अगर आपको नॉमेनक्लेचर करना हो इस तरीके का, जैसे मान लीजिए बेंजीन दे दिया है इस तरीके से, और इसके ऊपर लगा दिया कार्बोक्सिलिक एसिड, और यहाँ पे जो है एक एल्डिहाइड जोड़ दिया, और यहाँ जो है एक एल्डिहाइड डायरेक्ट जोड़ दिया, ठीक है। तो देखिए इस एल्डिहाइड के लिए आप कौन सा प्रीफिक्स लगाएं, सफिक्स या प्रीफिक्स लगाएंगे, है ना? एल्डो लगाएंगे कि ऑक्सो लगाएंगे, क्या लगाएंगे, ठीक है ना? और इसके लिए क्या लगाएंगे, क्योंकि देखिए ये डायरेक्ट जुड़ा हुआ है और ये जो है एल्काइल ग्रुप है बीच में। देखिए यहाँ CH2 है और फिर उसके बाद जुड़ा हुआ है, तो इसके लिए कुछ और आप सफिक्स या प्रीफिक्स लगाएंगे, और इसके लिए अलग सफिक्स या प्रीफिक्स लगाएंगे, ठीक है ना? आई बात समझ में? उसी तरीके से अगर मान लीजिए इसी बेंजीन को अगर हमने ऐसे जो है अज्यूम कर लिया, कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ लगा दिए और यहाँ पे ईस्टर लगा दिया, ठीक है, और ईस्टर के ऑक्सीजन को हमने जोड़ दिया, और यहाँ पे ईस्टर के हमने C डबल बॉन्ड O को जोड़ दिया यहाँ पे, ठीक है। तो अगर आप इसके लिए जो नेमिंग करते हैं वही इसके लिए भी लगाते हैं तो गलत हो जाएगा आपका, ठीक है ना? देखिए ये जो है इसका जो ये बेंजीन का जो कार्बन है वो डायरेक्ट ऑक्सीजन से जुड़ा है, और यहाँ बेंजीन का जो कार्बन है वो डायरेक्ट किससे जुड़ा हुआ है? कार्बन से जुड़ा हुआ है। हालांकि दोनों ईस्टर है, ये भी ईस्टर है और ये भी ईस्टर है, ठीक है। तो यहाँ पर नेमिंग आप किस तरीके से करेंगे, ये सारी चीज़ें आज हम लोग देखेंगे, और आज नहीं हो पाएगा तो नेक्स्ट लेक्चर में हो जाएगा ये, ठीक है, क्योंकि हम बहुत बेसिक से चल रहे हैं। और यकीन मानिए अगर आप एक एक लेक्चर देखते रहे तो मुझे नहीं लगता है कि नॉमेनक्लेचर में आपको दिक्कत आने वाली है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। तो एक एक पॉइंट को हम बताते चलेंगे, और आप जो है कलम और कॉपी ले लीजिए और एक एक चीज़ को लिखते जाइए आप, ठीक है, क्योंकि लिखेंगे नहीं तो नोट्स नहीं बनेगा, ठीक है, और नोट्स नहीं बनेगा तो फिर रिवाइज कैसे करेंगे आप, है ना? इसलिए ज़रूरी है कि अगर आपने कलम और कॉपी नहीं लिया तो प्लीज़ ले लीजिए और बैठिए इसके बाद और देखिए सारी चीज़ें, ठीक है ना, और लिखते चलिएगा। देखिए नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड होता क्या है कि जब भी हम ऑर्गेनिक कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर करने चलते हैं तो जो सेट ऑफ रूल्स है, ऐसा नहीं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम ऐसे ही एट रैंडम नेमिंग करते रहते हैं, नहीं, एक सेट ऑफ रूल्स है, उसी रूल्स को फॉलो करते हैं हमेशा। तो एक फार्मूला होता है इसका, मैं वो फार्मूला आज आपको बताता हूँ। इसी फार्मूले से आप सबका नॉमेनक्लेचर कर लेंगे, वेदर दैट इज़ बाईसाइक्लिक या स्पाइरो या फिर लीनियर चेन होगा या कॉम्प्लेक्स चेन होगा, किसी भी तरीके का नॉमेनक्लेचर करने में आज आप सक्षम हो जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम फार्मूला ही आपको बताते हैं। फार्मूला नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए जो फार्मूला है वो क्या है? देखिए फार्मूला बहुत आसान है, आपके बुक में भी दिया है, लेकिन इसका एप्लीकेशन हम बताएंगे आपको। देखिएगा, देखिए सबसे पहले वर्ड रूट यहाँ लिख लेना है, वर्ड रूट। इसके आगे देखिएगा, किसी वर्ड के जो आगे लगता है उसे क्या बोलते हैं? सफिक्स, और पीछे लगता है तो उसे क्या बोलते हैं? प्रीफिक्स, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये हमने ले लिया मैन, लिख दिया,
और यहाँ पे मैं कुछ जोड़ता हूँ, अगर यहाँ पे कुछ ऐड करता हूँ तो इसे क्या बोलेंगे आप, इसे बोलेंगे सफिक्स। ठीक है, क्योंकि इस वर्ड के आगे कुछ ऐड किया है तो इसे क्या बोलेंगे, सफिक्स। और यहाँ कुछ अगर आपने ऐड किया, जैसे मान लीजिए कुछ भी है ना, अगर आपने यहाँ कुछ ऐड किया तो यहाँ इसको बोलेंगे प्रीफिक्स। ठीक है, इसको बोलेंगे प्रीफिक्स। तो किसी वर्ड के आगे अगर कोई चीज़ ऐड की जाती है तो दैट इज़ कॉल्ड सफिक्स। और उसी वर्ड के पीछे, यानी पीछे का मतलब ये, पीछे का मतलब मुराद ये है मेरा, यानी इस वर्ड के पीछे तो क्या हो जाएगा, प्रीफिक्स। ठीक है, आई बात समझ में। तो सबसे पहले आप लिखने की जो कला है वो सीख लीजिए और देखिए। सबसे पहले हमने क्या लिखा, वर्ड रूट। अब वर्ड रूट के बाद जो है हम लोग लिखेंगे प्राइमरी सफिक्स। ठीक है, वर्ड रूट के आगे क्या होगा, प्राइमरी सफिक्स, और वर्ड रूट के जस्ट पीछे क्या होगा, प्राइमरी प्रीफिक्स। ठीक है, प्राइमरी प्रीफिक्स। ठीक है, एक और चलिए। तो प्राइमरी सफिक्स के बाद क्या आ जाएगा, सेकेंडरी सफिक्स। ठीक है, और इसके बैक जाएंगे तो क्या आएगा, सेकेंडरी प्रीफिक्स। बस यही फार्मूला है, सिर्फ यही फार्मूला है। और इसी फार्मूले का इस्तेमाल करके आप किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं। तो देखिएगा फार्मूला क्या बना। सबसे पहले आपको क्या लिखना बेटा, सेकेंडरी प्रीफिक्स, उसके बाद प्राइमरी प्रीफिक्स, उसके बाद वर्ड रूट, उसके बाद क्या होगा, प्राइमरी सफिक्स, और लास्ट में क्या लिखना आपको, सेकेंडरी सफिक्स। ठीक है, अगर ये चीज़ें नहीं मिलती हैं, मान लीजिए कोई एक नहीं मिलता है तो छोड़ दीजिए, आगे बढ़ जाइए। बस ये इतनी सी बात है। कितनी सी बात है, इतनी सी बात है, बस देख लीजिए, है ना। तो प्राइमरी प्रीफिक्स नहीं मिला तो डायरेक्ट वर्ड रूट में चले जाइए, है ना, लेकिन लिखेंगे यहीं से सेकेंडरी प्रीफिक्स। अगर ये मिल गया तो फिर इसको ढूंढिए, ये मिल गया तो इसको ढूंढिए, ये मिल गया तो इसको ढूंढिए, ये मिल गया तो इसको ढूंढिए। बस ढूंढना बंद कर दिए, कितना ढूंढेंगे आप, है ना, इतना सही आपका काम हो जाएगा। तो आइए इस फार्मूले का ऑपरेशन करते हैं और एक एक रिजल्ट देते हैं आपको कि वास्तव में ये है क्या। ठीक है, इसका आज हम अल्ट्रासाउंड करते हैं और फिर एक एक का हम आपको रिपोर्ट देते हैं कि वास्तव में ये है क्या। देखिएगा, सबसे पहले सेकेंडरी प्रीफिक्स। व्हाट इज सेकेंडरी प्रीफिक्स? बच्चों आप लोग ज़रूर पढ़े होंगे 12th में, या 12th में नहीं 11th में ही पढ़े होंगे आप, है ना, 11th में ही तो है ये, तो 11th में पढ़े होंगे आप। लेकिन चलिए यहाँ पे काफ़ी अच्छे से हम लोग समझते हैं कि एक चीज़, सेकेंडरी प्रीफिक्स। देखिएगा, सेकेंडरी प्रीफिक्स को बोलते हैं सब्स्टिट्यूएंट। क्या बोलते हैं बेटा? सब्स्टिट्यूएंट बोलते हैं। आई बात समझ में? क्या होता है सब्स्टिट्यूएंट? दिमाग मत लगाइए, मैं हूं ना बताने के लिए, तो इसलिए दिमाग नहीं लगाना है। सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या होता है? सब्स्टिट्यूएंट। प्राइमरी प्रीफिक्स क्या होता है? देखिए ये नेचर ऑफ द मेन चेन बताता है, साइक्लो है कि बाई साइक्लो है ना, कि स्पाइरो है। ठीक है, ये बताता है। प्राइमरी प्रीफिक्स क्या बताता है? नेचर ऑफ द मेन चेन। मेन चेन क्या होता है? बिल्कुल चैन से बैठिए, मत सोचिए क्या होता है, अभी बताऊंगा। साइक्लो है कि बाई साइक्लो है कि स्पाइरो है। वर्ड रूट क्या होता है? नंबर ऑफ कार्बन क्या बोलते हैं? वर्ड रूट। चूंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं या कार्बनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो कार्बन की संख्या को क्या बोलेंगे? वर्ड रूट। फिर आ जाइए बेटा, प्राइमरी सफिक्स क्या होता है? डबल बॉन्ड है कि ट्रिपल बॉन्ड है, यही मतलब होता है कि सिंगल बॉन्ड है, ये भी ले लीजिए, है ना, सिंगल बॉन्ड है कि डबल बॉन्ड है कि ट्रिपल बॉन्ड है, यानी सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड है। सैचुरेटेड का मतलब क्या हुआ? सिंगल बॉन्ड, और अनसैचुरेटेड का मतलब डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड। अनसैचुरेटेड का मतलब क्या हुआ? डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, तो प्राइमरी सफिक्स का मतलब क्या हुआ बच्चों? सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। एक एक करके बारे में हम लोग पूरा पढ़ेंगे आज। सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप। सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप, ये होता है। तो ये एक मोटा मोटा है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से फटाफट। ठीक है,
अब आइए एक एक करके पढ़ते हैं कि वास्तव में ये है क्या। ये हम मिटा देते हैं ताकि थोड़ा स्पेस हो जाए, और फिर स्पेस हो जाएगा तो लिखने में आसानी होगी मुझे। ठीक है, देखिए बेटा, रात ज़्यादा हो गया है तो इसलिए कुत्तों की आवाज़ें सुनाई दे सकती हैं, तो प्लीज़ डिस्टर्ब मत होइएगा। ठीक है, सेकेंडरी प्रीफिक्स सब्स्टिट्यूएंट। देखिएगा सब्स्टिट्यूएंट होता क्या है। देखिए बेटा, हम नॉमेनक्लेचर में किसको ढूंढते हैं? पेरेंट को ढूंढते हैं। किसको ढूंढते हैं? पेरेंट को। नॉमेनक्लेचर में किसको ढूंढते हैं? पेरेंट को। भाई जाहिर सी बात है, जब किसी का नाम रखा जाता है, किसी बच्चे का नामकरण जब होता है, तो कोशिश किया जाता है कि माँ या बाप के नाम पे उसका नाम आए। यही तो सोचा जाता है ना? याद रखिएगा, जब भी बच्चे का नामकरण होता है तो यही कोशिश की जाती है कि माँ या बाप के नाम पे जो है उसका नाम आए। बच्ची है तो माँ के नाम पे, है ना, माँ के नाम से मिलता जुलता, और अगर लड़का है ना, तो क्या होगा? पिताजी के नाम से मिलता जुलता उसका नाम रखने की कोशिश की जाती है। तो उसी तरीके से यहाँ पे नॉमेनक्लेचर में आप क्या ढूंढते हैं? पेरेंट। और पेरेंट में चूंकि कार्बन की बात हो रही है, ढेर सारे कार्बन की, तो यानी हम पेरेंट चिन्ह ढूंढते हैं। क्या करते हैं? पेरेंट चिन्ह ढूंढते हैं। तो नॉमेनक्लेचर में ढूंढ लिए पेरेंट चिन्ह। ठीक है, तो पेरेंट चिन्ह चुनने की, अब जाहिर सी बात है, कार्बन है, पैदा थोड़ी हुआ है, चुनना ही है, तो चुनने का एक तरीका होता है। ठीक है ना, जब भी आप पेरेंट चिन्ह चुनेंगे, ठीक है, तो देखिएगा पेरेंट चिन्ह जब भी आप चुनेंगे तो आप जो है सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन लेंगे। सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ढूंढेंगे आप। ठीक है, सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आप ढूंढेंगे। आपकी यही मंशा होगी, आपकी यही इच्छा होगी कि हमें जो पेरेंट चिन्ह मिले वो सबसे ज़्यादा कार्बन हो उसके अंदर। ठीक है, अगर ज़्यादा कार्बन होंगे तो अच्छा है। ठीक है ना, तो इतना ख्याल रखिएगा कि नॉमेनक्लेचर में पेरेंट चिन्ह चूज़ करते हैं, और चूज़ करने में हम ध्यान क्या देते हैं कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन उसके अंदर आए। ठीक है, अगर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन चूज करते समय जो चूज हो गया, यानी जिसकी नंबरिंग हो गई, चूज करने के बाद क्या करते हैं? नंबरिंग करते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे क्या करेंगे? नंबरिंग करेंगे। ठीक है, और नंबरिंग में जो बच गए, नंबरिंग यानी जिस कार्बन को हम नंबर नहीं दे पाए या जिस एटम को हम नंबर नहीं दे पाए, यानी 1 2 3 4 5 6 कर रहे हैं और इस तक नंबर नहीं पहुंच पाया, तो उसे ही हम बोलते हैं बच्चों सब्स्टिट्यूएंट। उसे ही हम क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूएंट। देख लीजिए, तो वही बात है, नॉमेनक्लेचर में क्या चूज करते हैं हम? देखिए यहाँ लिख भी दें, क्या चूज करते हैं आप? पेरेंट चेन। और पेरेंट चेन चूज करते समय क्या करते हैं आप? लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का ख्याल रखते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं? उसकी नंबरिंग करते हैं, और नंबरिंग में जो छूट जाता है, नंबरिंग में जो नहीं भाग ले पाता है, जिसको हम नंबर नहीं दे पाते हैं 1 2 3, वो क्या कहलाता है? सब्स्टिट्यूएंट कहलाता है। आई बात समझ में? यानी उसे हम क्या बोलेंगे? सेकेंडरी प्रीफिक्स। देखिए इसे हम क्या बोलेंगे? सेकेंडरी प्रीफिक्स। तो हम सेकेंडरी प्रीफिक्स बोलेंगे या सब्स्टिट्यूएंट बोलेंगे, बात एक ही है, बात एक ही है। देखिएगा अब बेटा देखो, यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट दो तरीके का होता है। सब्स्टिट्यूएंट दो तरीके का होता है, एक होता है सिंपल सब्स्टिट्यूएंट, और दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। तो सिंपल सब्स्टिट्यूएंट और कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट क्या होते हैं? पैनिक मत होइए। सिंपल का मतलब ये हुआ कि जो हमारा पेरेंट चेन है, पेरेंट चेन से डायरेक्ट जो एटम या ग्रुप लगा होगा उसे क्या बोलेंगे? सिंपल। ठीक है ना, यानी जिसकी फर्दर ब्रांचिंग नहीं होगी। आई बात समझ में? जिसका ब्रांच में ब्रांच नहीं होगा उसको क्या बोलेंगे? सिंपल। और जिसका ब्रांच में ब्रांच होगा, ध्यान से सुनेगा, जिसका ब्रांच में ब्रांच होगा, है ना, उसे क्या बोलेंगे? कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लीजिए, जिसकी सिंगल ब्रांच होगी, सिंगल ब्रांच, उसको क्या बोलेंगे? सिंपल। ठीक है, और कॉम्प्लेक्स में क्या होगा? कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट उसे बोलते हैं जिसमें ब्रांच इन ब्रांच हो, ब्रांच इन ब्रांच। अब एग्जांपल देते हैं आपको। ठीक है,
अब एग्जांपल देते हैं, सिंपल ब्रांच और दूसरा कॉम्प्लेक्स ब्रांच, ठीक है। और इसी को आप क्या नाम दे देंगे, सिंपल सब्स्टिट्यूएंट या कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। चलिए एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिए, मैं डिलीट करने चल रहा हूँ अब। चलिए देखिए, आपको हम सब्स्टिट्यूएंट का दर्शन कराते हैं कि सब्स्टिट्यूएंट होता कैसे है। देखिए CH3 CH2 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 CH3, ठीक है, ये है। अब हमको जो है सबसे पहले क्या चूज करना है, पेरेंट कार्बन चेन। पेरेंट कार्बन चेन क्या होता है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होता है बच्चों। क्या होता है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होता है। तो चलिए फिर क्या करते हैं, उसकी नंबरिंग करते हैं। तो चलिए नंबरिंग करते हैं, 1 2 3 4 5 नंबरिंग कर दिए। ये बताइए ऐसा कौन सा कार्बन है जिसको नंबर नहीं मिला है। तो नंबर सबको मिल गया है, देखिए नंबर सबको मिल गया है, इसलिए इसमें सब्स्टिट्यूएंट कितना है, 0। इसमें सब्स्टिट्यूएंट कितना है, 0। इसमें कोई सब्स्टिट्यूएंट है ही नहीं है। अब देखिए CH3 CH3 CH2 CH2 CH3, राइट। यानी इस पेरेंट कार्बन चेन में सभी आ गए, कोई ब्रांच है ही नहीं है। यहाँ देखिए CH3 CS CH3 CH2 CH2 CH3 नंबरिंग कीजिए, 1 2 3 4 5। आई बात समझ में, 1 2 3 4 5। तो देखिए आपने क्या इस कार्बन को कोई नंबर दिया, नहीं, तो ये क्या कहलाएगा बेटा, सब्स्टिट्यूएंट कहलाएगा। देखिए अभी हम नॉमेनक्लेचर पढ़ नहीं रहे हैं, बल्कि एक एक फार्मूले के कंपोनेंट को समझ रहे हैं। जो फार्मूले में कंपोनेंट हैं, फार्मूले में कितने कंपोनेंट हैं, 1 2 3 4 5 कंपोनेंट हैं, इसीलिए इसे मैं कहता हूं पांडु फार्मूला। क्या बोलते हैं, पांडव फार्मूला। पांडव फार्मूला यूज करके आप ऑर्गेनिक नॉमेनक्लेचर किसी भी कंपाउंड का आप कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट क्या है गया हमारा, CH3 जो है सब्स्टिट्यूएंट हो गया। CH3 को बोलते क्या है अभी बताऊंगा, अभी हम देख रहे हैं सब्स्टिट्यूएंट को बस, ठीक है। यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 हो गया। क्या कोई ऐसा कार्बन है जिसको कोई नंबर नहीं मिला है, नहीं, ऐसा कोई कार्बन नहीं है। तो यहाँ पर भी सब्स्टिट्यूएंट कितने होंगे, 0। सब्स्टिट्यूएंट कितने हो जाएंगे, 0। यहाँ देखिए चलिए बताइए यहाँ कितने सब्स्टिट्यूएंट हो जाएंगे। देखिए आप नंबरिंग करिएगा, नंबरिंग कैसे करते हैं ये बताएंगे हम, लेकिन अभी हम सिर्फ आपको सब्स्टिट्यूएंट दिखा रहे हैं, ठीक है। तो ये जो है देखिए ये नंबरिंग हो गई। तो किसको हम नंबर नहीं दे पाए, 1 2 3, तो नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट कितने आ गए बेटा, नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट कितने हो गए, 3, ठीक है ना। तो ये देख लीजिए आप, ये हो गए आपके नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट कितने हो गए, 3। तो क्या आपको सब्स्टिट्यूएंट समझ में आया, सब्स्टिट्यूएंट किसे कहते हैं, चलिए बताइए। देखिए आप जो है सबसे पहले पेरेंट कार्बन चेन सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, जो सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होगा उसी को आप पेरेंट कहते हैं। फिर आप उसकी नंबरिंग करेंगे, फिर नंबरिंग में जो जिस कार्बन को आप नंबर नहीं दे पाएंगे उसे ही हम क्या बोलेंगे, सब्स्टिट्यूएंट, या कोई एटम भी हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं कार्बन हो, ठीक है। ये रहा हमारा। चलिए सब्स्टिट्यूएंट समझ में आया, गुड। अब आइए सिंपल और कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट भी बताता है आपको, देखिएगा ये देख लीजिए। ये देखिए बेटा, हर कोना, उस दिन पहले लेक्चर में बताए थे फंक्शन ग्रुप में, हर कोना कार्बन कार्बन, हर कोना कार्बन कार्बन और छोर कार्बन कार्बन, ठीक है ना। देखिएगा और छोर कार्बन कार्बन, हर कोना कार्बन कार्बन, यानी अगर मैं ऐसे लिख रहा हूँ तो हर जगह कार्बन है, इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। अगर हमने ऐसे सोच लिया तो देखिएगा हम 1 2 3 4 5 6, तो देखिएगा ये जो है बेटा मेन ब्रांच है, यहाँ पे आ रहा है, ये मेन ब्रांच है, ठीक है ना, ये मेन ब्रांच है। तो ये जो सब्स्टिट्यूएंट होगा ये क्या होगा, मान लीजिए CH3 है, तो ये क्या है, देखिएगा क्या ब्रांच इन ब्रांच है क्या, ये नहीं, तो ब्रांच इन ब्रांच नहीं है, तो इसे क्या बोलेंगे, सिंपल सब्स्टिट्यूएंट। क्या बोलेंगे, सिंपल सब्स्टिट्यूएंट। उसके बाद देख लीजिए अगर ऐसा है
इस तरीके से, और इसी में हमने क्लोरीन जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया? क्लोरीन। तो ये एक ब्रांच था, देखिए ध्यान से देखिए बेटा, ये एक क्या था? ब्रांच था, और इस ब्रांच में मैंने कौन सा ब्रांच नया जोड़ दिया? क्लोरीन का। क्लोरीन का एक दूसरा ब्रांच बना दिया, तो इसे क्या बोलेंगे? ब्रांच इन ब्रांच। तो इसे बोलेंगे हम कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। ये क्या हो जाएगा? कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। दिस इज कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। उसी तरीके से अगर ऐसा है और आपने ऐसे सोच लिया, ठीक है, इस तरीके से ले लिया, तो देखिएगा ये अगर नंबरिंग करेंगे तो चाहे इधर से करेंगे या इधर से करेंगे, तो यही तो होगा हमारा पेरेंट कार्बन चेन ही होगा। कार्बन की संख्या ज़्यादा है, इसमें कार्बन के नंबर ज़्यादा है। तो यहाँ पे देखिए ये डायरेक्ट आ रहा था ब्रांच। अब इस ब्रांच से देखिएगा, ये मेन ब्रांच है, और देखिए ये क्या है? सब ब्रांच है, और ये क्या है? सब ब्रांच है। तो ब्रांच इन ब्रांच हो गया, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे? कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। तो ये हमारा हो गया बेटा कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा सिंपल सब्स्टिट्यूएंट और कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। एक एक चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है, वरना नॉमेनक्लेचर में दिक्कत आएगी। तो अगर ब्रांच इन ब्रांच हो, ठीक है, तो उसे क्या बोलेंगे? कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। और अगर डायरेक्ट जो पेरेंट कार्बन चेन है उसी से एक डंडा निकला हुआ है, तो उसे आप क्या बोलेंगे? सिंपल सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, कुछ एटम्स या ग्रुप ऐसे होते हैं जिनको आप हमेशा सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट करते हैं। देयर आर सम एटम्स आर ग्रुप विच इज ऑलवेज ट्रीटेड एज व्हाट? ऑलवेज ट्रीटेड एज सब्स्टिट्यूएंट या सेकेंडरी प्रीफिक्स। जैसे क्लोरीन यानी क्लोरोब्रोमो, यानी फ्लोरीन भी ले लीजिए, तो फ्लोरो क्लोरोब्रोमो आइडो नाइट्रो, है ना, ये एरो नहीं बेटा, बॉन्ड है, नाइट्रो, उसके बाद एनो नाइट्रोसो। एनो को क्या बोलते हैं? नाइट्रोसो। इसे क्या बोलेंगे? नाइट्रो, है ना। इसे क्या बोलेंगे? आइडो, जानते हैं आप लोग। इसे ब्रोमो, और इसे चिलोरो या क्लोरो, और इसे क्या बोलेंगे? फ्लोरो। ठीक है, तो ये जो मैंने लिखा है यहाँ पे, इनको आप हमेशा सब्स्टिट्यूएंट के तरीके से ट्रीट करेंगे जब भी आप नॉमेनक्लेचर कर रहे होंगे तब। ठीक है, तो ये भी नोट डाउन कर लीजिए, आसान है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है, NO2 है, और लास्ट में NO है। ठीक है, उसके बाद हम आपको एल्काइल ग्रुप के अंदर सब्स्टिट्यूएंट निकालना थोड़ा सा बताते हैं। ठीक है, देखिएगा, एल्केन माइनस H इज इक्वल टू एल्काइल ग्रुप। ठीक है, एल्केन माइनस H, किसी भी एल्केन से एक H हटा दीजिए, तो जो आपको मिलने वाला वो क्या मिल जाएगा? एल्काइल। ठीक है ना, क्या मिलने वाला है? एल्काइल, राइट। जैसे ये है बेटा CH4, क्या है? CH4, हम लोग इसे बोलते हैं मीथेन। क्या बोलते हैं? मीथेन। तो इसमें से एक हाइड्रोजन निकाल दीजिए तो क्या बच जाएगा? CH3। तो ये क्या बन गया? एल्काइल, यानी क्या बन गया? मिथाइल। समझ गया? CH4 से एक हाइड्रोजन निकाल दीजिए तो क्या बनेगा? मिथाइल। चलिए मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, CH4 माइनस H इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? मिथाइल, है ना। और इसको बेटा कैसे लिखेंगे? बॉन्ड लगा के CH3, दिस इज कॉल्ड मिथाइल। जब भी एल्केन में से एक H हटाएंगे तो क्या बन जाएगा? एल्काइल। ठीक है, अब चलिए CH3, इसे क्या बोलते हैं? इथेन। क्या बोलते हैं? इथेन। तो इथेन माइनस H बराबर क्या हो जाएगा बेटा? इसे बोलते हैं इथेन। तो इसमें से एक H निकाल देंगे, क्या बन जाएगा? इथाइल। क्या बनेगा? इथाइल। और इसको लिखेंगे कैसे यहाँ पे? CH2 CH3, ऐसे लिख देंगे। उसी तरीके से अगर CH3 CH2 CH3, ये क्या हमारा? प्रोपेन, दिस इज प्रोपेन। इसमें से एक हाइड्रोजन निकाल दीजिए तो क्या बन जाएगा बेटा? देखिएगा, ऐसे लिखेंगे उसको, CH2 CH2 CH3, तो प्रोपेन है तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा प्रोपाइल। क्या बन जाएगा? प्रोपाइल। उसी तरीके से ब्यूटेन में से एक H निकालेंगे तो क्या बनेगा? ब्यूटाइल। आप इसे नोट करिए फटाफट। चलिए, नोट हो गया। अब जो है
हम आपको कुछ और बताते हैं। देखिएगा, आइसो कब लगाते हैं, है ना, ये देख लीजिए। आइसो, बेटा आइसो जब भी होगा तो CH3 होगा, यहाँ पे CH होगा और यहाँ पे CH3 होगा और यहाँ पे एक डंडा निकला होगा, तो इसी को हम बोलते हैं आइसो। क्या होगा? आइसो, ठीक है ना। आइसो में ध्यान से सुनिए, आइसो में 2 CH3 जरूर लगा होना चाहिए और इन 2 CH3 का डायरेक्ट कनेक्शन किसके साथ होना चाहिए? CH के साथ होना चाहिए, है ना। अगर ऐसा लिखा हुआ है तो ही आप आइसो कहिएगा, ठीक है, अदरवाइज आप इसे आइसो नहीं कहेंगे। जैसे क्या ये भी आइसो है? CH3 CH2 CH CH3 और ऐसे, ये आइसो नहीं है, ये आइसो नहीं है। क्यों? क्योंकि ये CH है तो CH से CH3 जुड़ा है, CH से CH3 जुड़ा है, लेकिन इस CH से CH2 CH3 जुड़ गया है। हालांकि आइसो के लिए क्या होना चाहिए? CH होना चाहिए और 2 CH3 डायरेक्ट जुड़ा होना चाहिए, तो ही आप इसे आइसो कहेंगे, ठीक है। तो देखिए इसे 1 2 3, तो इसे क्या बोलेंगे? आइसो प्रोपाइल। क्या बोलेंगे? हाइड्रोजन निकला हुआ है इसीलिए एल्काइल बोलेंगे, यानी प्रोपाइल बोलेंगे, आइसो प्रोपाइल। उसी तरीके से अगर आपने ऐसे एज्यूम कर लिया CH3 CH CH3 और यहाँ पे CH2 और ऐसे एक बॉन्ड लगा दिया ऐसे, यानी हाइड्रोजन निकाला गया, तो 1 2 3 4 और एक CH से 2 CH3 जुड़े हैं, तो इसे क्या बोलेंगे? आइसो ब्यूटाइल। क्या बोलेंगे? आइसो ब्यूटाइल, इसको बोल देंगे आइसो ब्यूटाइल। तो आइसो जब भी आएगा तो 2 CH3 होंगे और एक CH होगा, याद रखिए। और नियो क्या बोलते हैं बच्चों? नियो, आइसो भी होता है और नियो। ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं जो बच्चों को कंफ्यूज कर देती हैं और फिर पूरा खेल खराब हो जाता है। नियो के लिए बच्चों 3 कार्बन होना चाहिए CH3 के, देखिए इसे बोलते हैं नियो, है ना। 1 2 3, अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर भी हमने एज्यूम कर लिया C, तो इसे क्या बोलेंगे? 1 2 3 4 5, तो इसे बोलेंगे नियो पेंटाइल। नियो पेंटाइल, है ना। नियो के लिए ये स्ट्रक्चर होना ज़रूरी है, ठीक है। ये मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। तो हम लोगों ने देखा नियो कैसे लिखा जाएगा और आइसो कैसे लिखा जाएगा। तो ये छोटी छोटी बातें हैं। और आजकल देखिए नीट के अंदर जो है वो कभी कभी, अभी देखिए नीट 2019 में काफ़ी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आ गए थे, बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन आए थे, है ना, बेसिक से क्वेश्चन पूछ लिया था। तो ये सारी बेसिक ही है, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद देखिएगा, क्या फंक्शनल ग्रुप, जो बेटा सेकेंडरी सफिक्स फंक्शनल ग्रुप अभी लिखवाए थे, सेकेंडरी सफिक्स आप देखिए जहाँ पे आप लिखे होंगे फंक्शनल ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। तो उस फंक्शनल ग्रुप को क्या हम सब्स्टिट्यूएंट के तौर पे अज्यूम कर सकते हैं, या कभी ऐसा कोई रूल है कि जो फंक्शनल ग्रुप होगा वो कभी कभी सब्स्टिट्यूएंट भी बन जाएगा? हाँ, ऐसा रूल है। देखिएगा होता क्या है कि हमारे पास कई फंक्शनल ग्रुप हैं, जैसे कि मैंने एक अलग ही एक लेक्चर लिया है फंक्शनल ग्रुप के ऊपर, वो देख लीजिए अगर नहीं आप देखे हैं तो, ठीक है। तो फंक्शनल ग्रुप अगर एक है तो ठीक है, वो फंक्शनल ग्रुप ही होगा। लेकिन अगर 2 फंक्शनल ग्रुप आ गए तो आप सबसे पहले प्रायोरिटी डिसाइड करेंगे इसमें कि कौन ज़्यादा प्रायोरिटी वाला है और कौन उससे कम प्रायोरिटी वाला है। तो जो ज़्यादा प्रायोरिटी वाला है वो फंक्शनल ग्रुप बन जाएगा, जो ज़्यादा प्रायोरिटी वाला है वो फंक्शनल ग्रुप बन जाएगा, और जो कम प्रायोरिटी वाला है वो क्या बन जाएगा? सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा, ठीक है। मान लीजिए ये रहा हमारे पास CH3 और CH, और ये बन गया बेटा CHO, और ये CH2, और ये बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो देखिए हमारे पास 2 फंक्शन ग्रुप आ गए, एक कार्बोक्सिलिक एसिड और दूसरा एल्डिहाइड, 2 फंक्शन ग्रुप आ गया। अब इन दोनों फंक्शन ग्रुप, दोनों एक कंपाउंड में एक ही फंक्शन ग्रुप हो सकता है, ठीक है। तो इसमें सबसे बड़ा यानी किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है, तो हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे कि प्रायोरिटी आर्डर कैसे डिसाइड करते हैं। तो देखिए इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है, कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रायोरिटी क्या है? ज़्यादा है, तो ये क्या बन गया बेटा? फंक्शनल ग्रुप। और ये भी तो फंक्शन ग्रुप में हमने लिखा था, एल्डिहाइड एक फंक्शन ग्रुप होता है, लेकिन यहाँ पर ये क्या हो गया? मर गया। क्या हो गया भैया? मर गया। यहाँ पे CHO जो है ये फंक्शनल ग्रुप नहीं है, याद रखिएगा, ये फंक्शनल ग्रुप नहीं है। अब ये क्या हो गया? ये बन गया सब्स्टिट्यूएंट। तो जब फंक्शनल ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करते हैं तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं? सेकेंडरी प्रीफिक्स लगाते हैं। तो फंक्शनल ग्रुप का सेकेंडरी प्रीफिक्स भी जानना जरूरी होता है और सेकेंडरी सफिक्स भी जानना जरूरी होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो हमने जो है यहाँ पे चूंकि सेकेंडरी प्रीफिक्स अभी पढ़ रहे हैं हम लोग, यानी सब्स्टिट्यूएंट के बारे में पढ़ रहे हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पहले से ही लिख के रखा है। देखिएगा
जैसे अगर बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड, अगर कार्बोक्सिलिक एसिड कभी फंक्शनल ग्रुप नहीं रहा, मान लीजिए क्वेश्चन में फंक्शनल ग्रुप नहीं है, तो आप उसके लिए वो क्या बन जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा। और जब सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा तो आप क्या लगाएंगे उसके लिए, सेकेंडरी प्रीफिक्स। तो सेकेंडरी प्रीफिक्स है क्या इसका, कार्बोक्सी। क्या है, जब कार्बोक्सिलिक एसिड सब्स्टिट्यूएंट के तौर पे आएगा तो क्या लगाएंगे उसके लिए, कार्बोक्सी। सल्फोनिक एसिड अगर सब्स्टिट्यूएंट बन के आएगा तो क्या लगाएंगे, सल्फो। क्या लगाएंगे, सल्फो। ये देखिए बेटा, इसको बोलते हैं एसिड एनहाइड्राइड। क्या बोलते हैं, एसिड एनहाइड्राइड। ठीक है, एसिड एनहाइड्राइड के लिए कोई भी सब्स्टिट्यूएंट अगर बनेगा तो कोई भी सेकेंडरी प्रीफिक्स नहीं आने वाला। तो अच्छा, ये काफ़ी कुछ नहीं आ रहा है। अगर एसिटिक एनहाइड्राइड है तो सब्स्टिट्यूएंट की तरह आ ही नहीं सकता, है ना। अच्छा, अगर बेटा NH2 है और सब्स्टिट्यूएंट के तौर पे आ रहा है तो सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या लगेंगे, अमीनो। क्या लगाएंगे, अमीनो। उसी तरीके से ईस्टर है और ये सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या सब्स्टिट्यूएंट के तौर पे आ रहा है तो क्या लगाएंगे इसके लिए, एल्कोक्सी कार्बोनिल एंड एल्केनोइल ऑक्सी। देखिएगा, एल्कोक्सी कार्बोनिल एंड एल्केनोइल ऑक्सी, ठीक है ना, ये दो है, एल्कोक्सी कार्बोनिल एंड एल्केनोइल ऑक्सी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसकी क्या बोलेंगे बेटा, अगर एसिड हाइलाइट है तो क्या होगा, हेलो कार्बोनिल। अगर CONH2 है तो क्या आएगा, कार्बामोइल। CONH2 है तो क्या आएगा, कार्बामोइल। और CN है तो क्या होगा, यानी साइनाइड या नाइट्राइल जिसे हम लोग बोलते हैं, नाइट्राइल। इसका जो है क्या है, सफिक्स है, लेकिन प्रीफिक्स क्या आएगा, साइनो। एल्डिहाइड का क्या आएगा, फॉर्माइल, एल्डो। देखिए, फॉर्माइल या एल्डो एक ही है, ऑक्सो अलग हो जाएगा, ठीक है ना। फॉर्माइल लगाएंगे कि एल्डो लगाएंगे कि ऑक्सो लगाएंगे, ठीक है ना, या ऐसे कहिए फॉर्माइल और एल्डो या ऑक्सो, ठीक है ना। फॉर्माइल और एल्डो, फॉर्माइल लगाइए, एल्डो लगाइए, बात एक ही है, लेकिन ऑक्सो जो अलग अलग आता है, तो इसमें लगाएंगे हम, ठीक है। कीटोन में क्या होगा, ऑक्सो होगा, और OH में अगर ये सब्स्टिट्यूएंट बन के आता है तो क्या होगा, हाइड्रोक्सी होगा। तो ये जो है आपका सेकेंडरी प्रीफिक्स हो गया। सेकेंडरी प्रीफिक्स यानी सब्स्टिट्यूएंट, अगर फंक्शन ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट बन के आ रहा है तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, तो आप इसे याद रखिएगा, ठीक है ना। ये चीज़ याद रखिएगा आप हमेशा, ठीक है, कि अगर फंक्शन ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट बन के आ रहा है, आएगा कब, जब एक से ज़्यादा फंक्शन ग्रुप होंगे, प्रायोरिटी ऑर्डर डिसाइड होगी, जिसको प्रायोरिटी मिलेगी ऊपर होगी, जिसकी प्रायोरिटी वो फंक्शन ग्रुप बनेगा, जो नहीं बन पाएगा वो क्या बनेगा, सब्स्टिट्यूएंट बनेगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम सेकेंडरी प्रीफिक्स लगा देंगे। आई बात समझ में। अब आइए पढ़ते हैं प्राइमरी प्रीफिक्स, नोट कर लीजिए। प्राइमरी प्रीफिक्स, चलिए अब इसका काम जो है ख़त्म हो गया, ये काफ़ी जगह लिए हुए था। इसमें ईस्टर का बहुत इंपॉर्टेंट है ना, तो वो देख लीजिएगा। ईस्टर वाला, ईस्टर का जो सेकेंडरी प्रीफिक्स है काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो आप उसे देख लीजिए। उसके बाद देखिए बेटा, प्राइमरी प्रीफिक्स। प्राइमरी प्रीफिक्स क्या होता है, जैसे बताए थे, बाईसाइक्लो होगा या साइक्लो होगा या स्पाइरो होगा, है ना। ये नेचर ऑफ द क्या बताता है, नेचर ऑफ द मेन चेन, नेचर ऑफ द मेन चेन, यानी पेरेंट चेन का नेचर बताएगा कि वो बाईसाइक्लो है कि साइक्लो है कि स्पाइरो है। देखिएगा, जैसे ये हो गया, तो यहाँ पे प्राइमरी प्रीफिक्स क्या आएगा, प्राइमरी प्रीफिक्स, चलिए बताइए, प्राइमरी प्रीफिक्स क्या आएगा बेटा, साइक्लो, है ना। साइक्लिक है, बंद है, तो क्या बोलेंगे, साइक्लो। अच्छा, इसमें जो है प्राइमरी प्रीफिक्स क्या आएगा, प्राइमरी प्रीफिक्स PP लिख दे रहा हूँ, प्राइमरी प्रीफिक्स को क्या लिख रहा हूँ, PP। यहाँ बताइए क्या होगा, न तो साइक्लो है, न बाईसाइक्लो है, न स्पाइरो है, तो प्राइमरी प्रीफिक्स क्या होगा, कुछ नहीं होगा भैया, कुछ नहीं, है ना। जीरो लिख दिया हूँ, जीरो का मतलब कुछ नहीं। अच्छा, ये देख लीजिए, ये और ये देख लीजिए, है ना। ध्यान से सुनेगा, जब भी दो रिंग हो, क्या हो, जब भी दो रिंग हो या दो से अधिक रिंग हो, ध्यान से सुनिए। वैसे दो ही रिंग के बारे में पूछ सकता है कभी, तो दो ही रिंग में समझते हैं, ठीक है। अगर दो रिंग हो और दो रिंग में एक कार्बन क्या हो, कॉमन हो, तो उसे स्पाइरो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्पाइरो। देखिए, एक रिंग, दो रिंग है और इन दोनों में एक कार्बन क्या है, कॉमन है, ये कार्बन क्या है, कॉमन है, तो इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, स्पाइरो, है ना। क्या बोलेंगे, स्पाइरो। यानी जो प्राइमरी प्रीफिक्स होगा, प्राइमरी प्रीफिक्स यानी PP, प्राइमरी प्रीफिक्स यानी PP क्या हो जाएगा, स्पाइरो, ठीक है। उसी तरीके से ये है, ये देखिए, इन दोनों रिंग में भी क्या होगा, ये कार्बन क्या है, कॉमन है, तो जो प्राइमरी प्रीफिक्स आएगा वो क्या आ जाएगा, स्पाइरो, है ना। तो जब भी दो रिंग में
याद रखिए या मेरे साथ बोलिए कि जब भी दो रिंग में एक कार्बन कॉमन हो जाए तो इसे हम क्या बोलते हैं, स्पाइरो। और अगर एक से अधिक कॉमन हो, अगर एक से अधिक कॉमन हो तो उसे क्या बोलते हैं, बाईसाइक्लो। क्या बोलते हैं, बाईसाइक्लो। देखिएगा जैसे ये है, देखिए ये, ठीक है, इसमें एक रिंग ये है और दूसरा रिंग ये है, एक रिंग ये, एक रिंग ये, और इन दोनों में कार्बन कितने हैं बेटा जो कॉमन है, 2, 1 और 2, ये दोनों कार्बन क्या है, दोनों रिंग में कॉमन है। तो इसीलिए इसमें जो पीपी आएगा, इसका प्राइमरी प्रीफिक्स आएगा, वो क्या आएगा, बाईसाइक्लो। ठीक है ना, बाईसाइक्लो। उसी तरीके से ये देख लीजिए, ये देखिए, ये एक रिंग है, एक रिंग ये है, और इसमें नंबर ऑफ कॉमन कार्बन कितने हैं, 2 हैं। तो यहाँ पे जो पीपी आएगा वो क्या आ जाएगा, बाईसाइक्लो, है ना। उसी तरीके से ये देखिए, इसमें भी नंबर ऑफ कॉमन कार्बन कितने हैं, 2 हैं। तो इसमें जो प्राइमरी प्रीफिक्स आएगा वो क्या आएगा, बोले, जो प्राइमरी प्रीफिक्स आएगा वो क्या आएगा, बाईसाइक्लो। ठीक है, तो जब भी 2 कार्बन कॉमन हो, 3 कार्बन कॉमन हो, तो आप उसे क्या बोलेंगे, बाईसाइक्लो। लेकिन स्पाइरो के लिए सिर्फ और सिर्फ 1 कार्बन कॉमन होना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ ये भी समझ में आ गया होगा। अब आइए बेटा पढ़ते हैं वर्ड रूट। वर्ड रूट पढ़ते हैं, वर्ड रूट पढ़ लेते हैं। देखिए वर्ड रूट क्या था, नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम। देखिए वर्ड रूट क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम। देखिए अगर बेटा 1 कार्बन है तो आप उसे क्या बोलेंगे, मेथ। क्या बोलेंगे, मेथ। अगर 2 कार्बन है तो क्या बोलेंगे, एथ। ठीक है, 3 कार्बन है तो क्या बोलेंगे, प्रोप। 4 कार्बन है तो लिखेंगे बट, पढ़ेंगे ब्यूट। क्या इंग्लिश है, वाह, वेरी गुड, इसीलिए हम बहुत आगे हैं। 5वां क्या है, पेंट। हम बहुत आगे हैं, मतलब भारत बहुत आगे है। 5वां क्या है, पेंट। 6ठा क्या होगा, हेक्स। 7 होगा तो क्या होगा, हेप्ट। 8 होगा तो क्या होगा, ऑक्ट। अगर 9 होगा तो नॉन। 10 होगा तो क्या होगा, डेक। 11 होगा तो क्या होगा, अनडेक, अंडा, अंडेक, अंडा। 12 होगा तो क्या होगा, डोडेक। 13 होगा तो क्या होगा, ट्राइडेक, ट्राइडेक। अब तो आप समझ गए होंगे। 14 होगा तो क्या होगा, टेट्राडेक। 15 होगा तो क्या होगा, पेंटाडेक। तो समझ गए आप, है ना। तो ये रहा बच्चों आपका जब भी वर्ड रूट है ये, यानी जो पेरेंट कार्बन चेन में कितने कार्बन आ रहे हैं उसका नॉमेनक्लेचर ऐसे आप करेंगे। 1 कार्बन होगा तो मेथ, 2 कार्बन होगा तो एथ, 3 कार्बन होगा तो प्रोप, 4 होगा तो ब्यूट, 5 होगा तो पेंट, 6 होगा तो हेक्स, 7 होगा तो हेप्ट, और उसी तरीके से ऑक्ट, नॉन, डेक, अनडेक, डोडेक, ट्राइडेक, टेट्राडेक, पेंटाडेक, हेक्साडेक, इसी तरीके से बढ़ता हुआ चला जाएगा। तो आपको सिर्फ और सिर्फ जो है 10 या 11 तक आप याद रख लीजिए, पूरा याद रखने की ज़रूरत नहीं है ना। और नीट और जेई मेंस या जेई मेंस वगैरह में अगर पूछेगा भी तो मुझे नहीं लगता कि 7 कार्बन से ज़्यादा आएगा, नहीं 7 या 8 से ज़्यादा नहीं आएगा, है ना। तो बस इतना देख लीजिए आप, है ना। वर्ड रूट हो गया, गुड। अब आइए बच्चों पढ़ते हैं प्राइमरी सफिक्स। अभी हम पहचान करवा रहे हैं बस आपको कि ये है क्या, बस प्राइमरी सफिक्स। अच्छा, प्राइमरी सफिक्स पढ़ते हैं। वर्ड रूट हो गया, प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स क्या होता है बेटा, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। देखिए मैंने लिखा है यहाँ पे, सिंगल बॉन्ड होगा तो क्या बोलते हैं, एन। क्या लगाते हैं, एन। और डबल बॉन्ड होगा तो क्या होगा, इन। और ट्रिपल बॉन्ड होगा तो क्या होगा, आई एन, यानी आइन। देखिए वाई यानी इन, एन, इन, आइन, आइन ना। देखिए एन, इन, आइन, ठीक है, एन, इन, आइन, ये हो गया। बस इतनी सी बात थी, ठीक है। तो देखिए बेटा वर्ड रूट और प्राइमरी सफिक्स, वर्ड रूट और प्राइमरी सफिक्स बिल्कुल आपस में एकदम इस तरीके से गठबंधन किए रहते हैं, दोनों एक साथ रहते हैं। जैसे देखिएगा, अगर बेटा देखिए यहाँ पे क्या है, CH4, तो इसमें बताइए कितने कार्बन है, 1। तो क्या आता है, वर्ड रूट क्या होगा इसका, मेथ। और इसमें देखिए बॉन्ड कैसे हैं, सिंगल बॉन्ड है कि डबल बॉन्ड है। देखिए 1, 2, 3, चारों सिंगल बॉन्ड है। तो इसमें बताइए क्या जोड़ेंगे, एन। एन जोड़ दीजिए तो क्या हो गया बेटा, मीथेन। हा, क्या हो गया, मीथेन। उसी तरीके से अगर ये है बेटा CH3,
तो देखिए कितने कार्बन है, 1 2 2, तो 2 के लिए आप क्या वर्ड रूट लेते हैं बेटा, एथ, अभी लिखवाए थे एथ। अब प्लस इसमें देखिए सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगाएंगे, एन, तो क्या हो गया, एथेन। ठीक है, उसी तरीके से अगर आपने ले लिया CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो कितने कार्बन है बेटा, 2, तो इसीलिए क्या लिखेंगे, ETH प्लस। इसमें कितने बॉन्ड है, कैसे बॉन्ड है, यानी सिंगल एक डबल एक ट्रिपल, तो डबल है तो डबल के लिए क्या लिखा हमने, इन, तो यहाँ पे इन जोड़ दिए तो क्या बन गया, इथीन। क्या बन गया, इथीन। उसी तरीके से ट्रिपल बॉन्ड होता तो क्या बन जाता, इथाइन, है ना, क्या बन जाएगा, इथाइन। देखिए HC ट्रिपल बॉन्ड CH 1 2 कितने हैं बेटा, 2, इसमें क्या लगाएंगे, ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या लगाएंगे, YNE, तो क्या हो गया, इथाइन। क्या बन गया, इथाइन। तो वर्ड रूट और प्राइमरी सफिक्स बिल्कुल आपस में एकदम जुड़े होते हैं, है ना, एकदम जुड़े होते हैं। अब इसके बाद देखेंगे बेटा सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स में हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे भैया, फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप, और इसका प्रायोरिटी ऑर्डर हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है ना। फंक्शनल ग्रुप, और फंक्शनल ग्रुप में आपको क्या किया हूँ, पढ़ा चुका हूँ, क्या किया हूँ, पढ़ा चुका हूँ फंक्शनल ग्रुप, लेकिन उनका नाम नहीं बताया, चिंता मत करिए, बताऊंगा ही, ठीक है। सेकेंडरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स, जैसे सेकेंडरी सफिक्स का मतलब क्या हुआ ये बताता हूँ, फंक्शनल ग्रुप। सेकेंडरी सफिक्स का मतलब फंक्शनल ग्रुप, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड होगा तो क्या लगाते हैं, ओइक एसिड। सेकेंडरी सफिक्स क्या आएगा, सेकेंडरी सफिक्स ओइक एसिड। उसके बाद अगर बेटा ईस्टर होगा तो क्या होगा, ओएट, है ना, ओएट लगाते हैं। अगर एसिड हैलाइड तो क्या होगा, ऑयल क्लोराइड होगा, ऑयल हैलाइड। अगर COCl होगा तो क्लोराइड हो जाएगा, तो क्या होगा, ऑयल क्लोराइड, यानी ऑयल क्लोराइड, ठीक है। CONH2 होगा तो क्या होगा, अमाइड हो जाएगा, ये है ना, अमाइड या एल्केनामाइड, अमाइड हो जाएगा। उसी तरीके से अगर ये होगा, कीटोन होगा तो क्या होगा, ओन लगाते हैं। उसी तरीके से एल्डिहाइड होगा तो क्या होगा बेटा, अल लगाते हैं, है ना। फिर उसके बाद एल्कोहल होगा, हाँ मुंह में पानी आ गया, एल्कोहल होगा तो क्या होगा, इसके लिए ऑल लगाते हैं। अंग्रेजों ने बनाया भी ऐसा, देखिए ऑल सबके लिए है, एल्कोहल अच्छी चीज़ है, ये इतना पीजिए कि ख़त्म हो जाए और सामाजिक बुराई हमारे देश से क्या हो जाए, भाग जाए, ठीक है। उसके बाद जो है देखिए, अगर SO3H होगा तो क्या हो जाएगा, इसमें तो सल्फोनिक एसिड ही लगाते हैं बेटा, सल्फोनिक एसिड ही लगा देते हैं। फिर अगर मान लीजिए आपके पास आ गया अगर आपने ले लिया साइनाइड का, तो इसका जो सेकेंडरी सफिक्स आएगा वो क्या आएगा, नाइट्राइल आएगा, है ना, नाइट्राइल आएगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो है आप NCERT से भी देख सकते हैं, आपके पास NCERT बुक होगा उसमें दिया है। तो दो चीज़ें उसमें देखेगा कि उसका जो देखिए फंक्शनल ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट की तरह भी काम कर सकता है, तो जब सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करेगा तो क्या लगाएंगे, सेकेंडरी प्रीफिक्स, जो पहले आएगा बिल्कुल सेकेंडरी प्रीफिक्स लगाएंगे। तो फंक्शनल ग्रुप की दो चीज़ जाननी ज़रूरी होती है, एक तो उसका सेकेंडरी प्रीफिक्स और दूसरा क्या जानना होता है, सेकेंडरी सफिक्स। तो एक ही ऐसा चीज़ है जिसकी दो चीज़ जाननी होगी, सर भी जानना होगा और पूंछ भी जाननी होगी, उसे क्या बोलते हैं, फंक्शन ग्रुप। फंक्शन ग्रुप का सफिक्स भी जानिए और प्रीफिक्स भी जानिए। तो उम्मीद करता हूँ ये जो इंट्रोडक्शन था, फार्मूले की जो इंट्रोडक्शन क्लास थी, ये समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। तो बस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है, धन्यवाद।